नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही रोचक और बड़े ही सरल और सहज तरीके से पढ़ेंगे प्रेमचंद के सभी उपन्यासों का सरल और सहज ट्रिक। ये देख लेंगे कि ये जो प्रेमचंद जी हैं, इन्हें सम्राट कहा जाता है और कहानी सम्राट के नाम से ये जाने जाते हैं। तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों का इनके उपन्यास में क्या-क्या विषय वस्तु दी गई है और इन्होंने पहले उर्दू में उपन्यास की रचना की, फिर बाद में जाकर के इन्होंने हिंदी में लेखन किया। तो इनके हम हिंदी और उर्दू दोनों उपन्यासों को बड़े ही सहजता से देखेंगे और रोचकता के साथ अध्ययन करेंगे। इसलिए मित्रों, आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम देखेंगे प्रेमचंद जी के उपन्यास को। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि ये इनको अलग-अलग नामों से संबोधन भी इनका किया जाता है और उपाधि भी नहीं मिली है। जैसे नवाब राय के नाम से ये उर्दू में लेखन करते थे और मूल नाम इनका धनपत राय था। आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो नवाब राय के नाम से ये किस में लेखन करते थे, किस भाषा में? तो उर्दू में करते थे। तो पहले हम इनके उर्दू के उपन्यास को देखेंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। आप बिल्कुल आगे देखते हैं हम प्रेमचंद जी के उपन्यास और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उर्दू के उपन्यास। इसका ट्रिक देखते हैं। ऐसे हमें किसने जलाया बाजारे गोश्त चौगाने में। ऐसे हमें किसने जलाया बाजारे गोश्त चौगाने में। देखिए, मात्र इतनी सी वार्ता को स्पष्ट कर लेंगे तो आपको इनके जो उर्दू के उपन्यास हैं उसको बड़ी सहजता से आप स्मरण कर पाएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो उर्दू का उपन्यास लिखा, उसे उन्होंने जब हिंदी में उसका अनुवाद किया तो उसको भी हम इसमें समझते चलेंगे। और यह जो उपन्यास इन्होंने उर्दू में लिखा है, पहले तो उनका लेखन कार्य उर्दू में ही चला, बाद में वह हिंदी में आए। तो उर्दू को पहले देखेंगे। ऐसे हमें किसने जलाया बाजारे गोश्त चौगाने में। ऐसे से हो जाएंगे असरारे मवाबिद। असरारे मवाबिद, इनका जो असरारे मवाबिद है, ये देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ था हिंदी में। इसका रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण क्या था? तो हिंदी रूपांतरण था देवस्थान रहस्य। अब देखिए कितना रोचक है ये असरारे मवाबिद, है ना? तो हम अपना जो हमारे पास जो है आस, अस से आस रखिएगा। जो हमारे मन में आस उठती है वो हम लेकर के कहाँ जाते हैं? तो देवस्थान अर्थात मंदिर में जाते हैं, है ना? तो असरारे मवाबिद अर्थात कि आस लेकर के हम देवस्थान में जाते हैं। तो यहाँ पे असरारे मवाबिद जो है ऐसे, ऐसे से हो जाएगा असरारे मवाबिद। ये उर्दू आवाज़े खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। अर्थात कि जो असरारे मवाबिद है, इसका धारावाहिक सीरियल भी बना हुआ है दोस्तों। तो आप इसको भी देख सकते हैं। आप पहले दूरदर्शन पे आता था, डीडी भारती पर भी दिखाया जाता था। तो आप इसको देखेंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगा, पुराने उसमें पड़ा होगा। कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। इसको हमने आपको अभी स्पष्ट कर दिया कि ये जो कालांतर है, अर्थात कि बाद में इसका हिंदी जब रूपांतरण उन्होंने किया तो देवस्थान रहस्य नाम से इसका हिंदी रूपांतरण किया। अब आगे देखेंगे। ऐसे हमें, हमें से हो जाएगा हम खुरमा हम सबाब। हम खुरमा हम सबाब जो है, इसका इन्होंने दो सखियां अर्थात प्रेमा या दो सखियों के नाम से इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने किया था 1907 ईस्वी में। हम खुरमा हम सबाब। तो देखिए जो सखियां हैं वो कहती हैं हम सबाब हैं। क्या है? हम सबाब हैं। तो हम खुरमा हम सबाब, ये दो नाम भी है और इसमें दो सखियों की कहानी है। और प्रेमा के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमा या दो सखियों के नाम से जाना जाता है। फिर आगे हम देखेंगे। आगे क्या है?
तो इसमें हम ये स्मरण रखेंगे, हमें से हो जाएगा हम खुरमा हम सवार। फिर किसने, किसने से हो जाएगा किसना। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, जो माखन चोरी करते थे उनको कृष्णा जी कहा जाता है ना। जो ये कृष्णा है, इसका उन्होंने हिंदी हिंदी जब हिंदी रूपांतरण इसका किया तो उन्होंने क्या किया, गबन के नाम से, है ना। इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। तो गबन जो है किसना, किसना से हो जाएगा गबन। तो गबन कौन करता है, किसना। ये स्मरण रखिएगा, गबन कौन करता है, किसना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि इसके संदर्भ में अमृत राय जी लिखते हैं, जो अमृत राय जी हैं वो क्या लिखते हैं कि उसकी समालोचना अक्टूबर नवंबर 1907 के जमाना में निकली। जमाना पत्रिका है। इसी आधार पर कृष्णा का प्रकाशन वर्ष 1907 ही कल्पित किया गया। जो 1907 है ये कल्पित किया गया, अर्थात माना गया कि 1907 में जो है कृष्णा आया है। तो कृष्णा का हिंदी रूपांतरण जो है किस नाम से हुआ, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, गबन, है ना। गबन कौन करता है, तो कृष्णा करते हैं। अब हम आगे देखेंगे, तो आगे क्या है, रूठी रानी, है ना। रूठी रानी जो है, इनका जो है 1907 में अप्रैल अगस्त महीने तक जमाना में प्रकाशित जो है रचना है रूठी रानी। फिर हम देखेंगे ऐसे हमें किसने जलाया। जलाया से हो जाएगा जलवा ए इसार। जलवा ए इसार, है ना। जलवा ए इसार का जो है 1912 में यह प्रकाशित हुआ था। और जलवा ए इसार जो है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे वरदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वरदान के नाम से। कैसे वरदान के नाम से जाना जाता है, तो जब हम किसी से वरदान मांगते हैं तो जल में खड़े होकर के पूजा करते हैं। जल में पूजा करते हैं, हाथ में जल लेकर के वरदान मांगते हैं, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। हाथ में जल लेकर के वरदान मांगते हैं, अर्थात कि जिसको वरदान मिल जाता है उसके उसका बहुत जलवा होता है, ऐसे भी स्मरण रख सकते हैं। वरदान मिलने के बाद उस व्यक्ति का क्या दिखता है, जलवा जलवा, है ना। तो जलवा याद रखिएगा, जलवा उसी का दिखेगा जिसके पास वरदान होगा, है ना। भगवान का वरदान होगा, उसी को जलवा, उसी का जलवा दिखेगा। तो 1912 में प्रकाशित हुआ था। आगे हम देखते हैं, जलाया बाजारे, बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न उनका इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है उर्दू का। इसका उन्होंने हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया, तो बाजारे हुस्न का जो हिंदी रूपांतरण किया उन्होंने सेवा सदन के नाम से किया। सेवा सदन जो है 1918 ईस्वी में प्रकाशित, प्रेमचंद जी की हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली रचना मानी जाती है जो उर्दू से हिंदी में आई। और मूल हिंदी में प्रकाशित होने वाली जो इनकी रचना है वो है कायाकल्प, है ना। काया जो सबके काया को कल्पित कर दे वही हिंदी है। तो ये ध्यान रखिएगा, कायाकल्प से हिंदी आ जाती है। लेकिन अभी तक इनका जो है ये उर्दू के ही उपन्यास चल रहे हैं। तो बाजारे हुस्न, देखिए बाजार में हुस्न वाली जो लड़कियां हैं वो ऐसा नहीं है कि बस वो अपने हुस्न का प्रदर्शन करती हैं, वो सेवा भी करती हैं। तो वो सेवा सदन से क्या हो जाएगा, बाजारे हुस्न में सिर्फ हुस्न ही नहीं दिखता, वो सेवा भी करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाजारे हुस्न के नाम से उन्होंने निकाला। और यह जो सेवा सदन है, इसमें उन्होंने जो वैश्यावृत्ति है, स्त्री पराधीनता है, उसकी समस्याओं को उन्होंने इसमें दिखाया हुआ है। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं कि सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। क्या है, पराधीनता को मानते हैं। कौन मानता है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें स्त्री के पराधीनता को दिखाया गया है जो सेवा सदन है, और वैश्यावृत्ति को भी सामने लाया गया है। तो ये जो सेवा सदन है, इसका पहले उर्दू में आया बाजारे हुस्न के नाम से, फिर इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने किया सेवा सदन के नाम से, वो भी 1918 में। तो इस प्रकार जो है ये हमारे प्रेमचंद जी जो है सेवा सदन लिख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं, जो अभी हमने आपको बताया था जलवाए इसार। तो जो जलवाए इसार है, इसको उन्होंने वरदान के नाम से स्पष्ट किया था। वरदान में क्या विषय वस्तु है इसको भी देख लेते हैं हम। तो वरदान 21 में मिलता है।
1921 अर्थात 21 रुपए का जब प्रधान नहीं प्रसाद, 21 रुपए का जब हम प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान जी को, तो भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे और वो हमें क्या दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, है ना। हमें जलवा दिखा देंगे, अर्थात कि हमारे अंदर जलवा दे देंगे। और वरदान मिलने वाले व्यक्ति के पास जलवा बहुत होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1921 अर्थात कि 21 रुपए में वरदान प्राप्त कर लेते हैं और इसमें प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण है। जो वरदान है इसमें किसका चित्रण है, तो प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण है। यह उपन्यास मूल रूप से उन्होंने जलवाए इसार नाम से लिखा था, मैंने आपको बताया 1912 ईस्वी में, जो कि पहले उर्दू में था, बाद में इसका हिंदी रूपांतरण हुआ। तो हिंदी रूपांतरण किस नाम से हुआ, वरदान नाम से। आगे देखते हैं प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम जो है इसका उन्होंने पहले उर्दू में लिखा था, उर्दू में गोशाए आफियत नाम से लिखा था। किस नाम से लिखा था, गोशाए आफियत। जो प्रेमचंद जी हैं, इन्होंने पहले गोसाई आफियत नाम से लिखा और उसके बाद उन्होंने गोसाई आफियत को हम कैसे स्मरण रखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। गोसाई आफियत से हम ऐसे स्मरण रख लेंगे कि जब हम प्रेमाश्रम अर्थात प्रेम में पड़ जाते हैं तो हमारे ऊपर आफत ही आफत आ जाता है। क्या आता है, आफत, है ना, आफियत। प्रेम के श्रम में जब हम पढ़ते हैं, प्रेम में पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर लोग गुस्सा जाते हैं, गुस्सा जाते हैं और हमारे ऊपर क्या आता है, आफत आता है। तो आफत आती है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो गोसाए आफियत है इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने 1922 ईस्वी में किया था। यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गोसाए आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन इससे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया गया। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके संदर्भ में वीर भारत, तलवार किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918 से 22 पुस्तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर्विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्य वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया है। इस प्रकार जो है ये प्रेमाश्रम था। प्रेमाश्रम जो है उनका किसान जीवन पर पहला उपन्यास है। अब हम आगे देखेंगे तो आगे क्या है, रंगभूमि। रंगभूमि क्या है, तो रंगभूमि क्या है, चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती के नाम से उन्होंने रंगभूमि का रंगभूमि जो है बाद में आई, हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि, उन्होंने चौगाने हस्ती नाम से लिखा था। चौगाने हस्ती पहले आई थी, उसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने रंगभूमि नाम से किया। तो यह 1925 में, इसमें प्रेमचंद जी ने एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात किया। तो जो ये रंगभूमि है इसको कैसे याद रखेंगे, ये चौगाने हस्ती के नाम से है। तो कहते हैं कि अगर तुम मेरी भूमि पर आओगे तो मैं तुम्हारी हस्ती बना दूंगी, अर्थात तुम्हारी हस्ती को दिखा दूंगी। तुम अगर मेरी भूमि पर आओगी या तुम मेरे भूमि पर आओगे तो मैं तुम्हारी भूमि को दिखा दूंगी, हस्ती को दिखा दूंगी, है ना। तुम्हारी इतनी हस्ती कि तुम मेरी भूमि पर आते हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तुम्हारी इतनी हस्ती कि तुम रंगभूमि बनाते हो। तो रंगभूमि क्या हो जाएगा, चौगाने हस्ती, है ना। चौगाने हस्ती से रंगभूमि आई, अर्थात कि चौगाने हस्ती जो है, इतनी हस्ती कि तुमने रंगभूमि बना ली, चौगाने हस्ती, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, चौगाने हस्ती का जो उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया तो रंगभूमि के नाम से किया 1925 में। अब हम आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं कायाकल्प। मैंने आपको अभी बताया था कि जो ये कायाकल्प है, यह कायाकल्प जो है इनका हिंदी में लिखा हुआ पहला क्या है, पहला उपन्यास है। जो कायाकल्प है इनका हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास है, जिसमें कि उन्होंने
जो हिंदी में ये लिखा है कायाकल्प, ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष जो है 1926 है ना? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926। और फिर देखते हैं अहंकार। अहंकार जो है ये कायाकल्प जो है अहंकार के नाम से भी स्पष्टीकरण में आता है। तो इसका प्रकाशन कायाकल्प के साथ ही सन 1926 में हुआ था। अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतरण है। जो अहंकार है इसका जो है ये कायाकल्प के साथ ही आया था और सन 1926 ईस्वी में अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतरण है। तो ये ध्यान रखेंगे हम। आगे हम देखते हैं निर्मला। निर्मला जो है बड़ी ही बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ी मार्मिक ये उपन्यास की श्रेणी में आती है। इसमें मार्मिकता बहुत दिखाई देती है और ये दहेज अनमेल विवाह को दिखाया जाता है। इसमें दहेज को भी दिखाया जाता है। जो निर्मला है उसका तोताराम से विवाह होता है। जो तोताराम है वो बहुत उम्र का है और उसका शादी इसकी जो निर्मला है इसकी शादी अपने से 3 गुना बड़े उम्र के आदमी से हो जाती है। तो इसमें जो दहेज प्रथा, अनमेल विवाह आदि समस्याओं को रेखांकित किया गया है इस उपन्यास में। तो अवसर मिले मित्रों तो आप निर्मला को अवश्य पढ़िएगा। ये बहुत ही रोचक उपन्यास है प्रेमचंद जी का। आगे हम देखते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जो है वो 27 साल की है। कितने साल की है? 27 साल की है। यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। जो विधवा जीवन को की समस्याएं आती हैं कि विधवा जो होती है उसे समाज में कितनी अवहेलना झेलने झेलने को मिलता है, उसको समाज में कितना तिरस्कार मिलता है, शुभ कार्यों में उसकी कितनी उपेक्षा होती है। तो इन सब चीजों को जो है विधवा के जीवन की त्रासदी को उन्होंने दिखाया है इसमें। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा एक ऐसी स्त्री है जो विधवा है और उसके जीवन को उन्होंने स्पष्टीकरण में दिया है। हम आगे बढ़ते हैं तो गबन। मैंने अभी आपको उर्दू में बता दिया कृष्णा। कृष्णा क्या करते हैं? तो गबन करते हैं। जो कृष्ण जी थे वो गबन करते हैं। ऐसे याद रखिएगा। किसका गबन करते? तो माखन का गबन करते हैं। लेकिन इस जो ये गबन है इसमें जो रमानाथ है और उसकी पत्नी जो जालपा है ये भी अत्यंत रोचक है। आप इसको भी पढ़िएगा। ये भी अत्यंत ही रोचक है। इसको आप पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि एक स्त्री की जो लालसा होती है और एक पुरुष का जो दिखावापन होता है, अर्थात कि जब रमानाथ की शादी होती है अपने शादी में वो इतना कर्ज ले लेता है कि वो मतलब दिखावे के लिए अपने ससुराल में उसके जो जालपा के जो ससुर होते हैं वो कर्ज लेकर के कैसे जैसे तैसे विवाह रमानाथ की करते हैं और दिखावा तो वहां खूब करते हैं ये लोग। और जालपा जो होती है उसको पाजेब की बड़ी चाह रहती है। चंद्रहार की चाह रहती है। वो चंद्रहार उसको बहुत पसंद रहता है। उसको सारे गहने चढ़ते हैं शादी में, लेकिन उसको चंद्रहार बचपन से जब वो अपने माँ बाप से कहती है कि मुझको चंद्रहार देखती है बच्चियों को पहनते हुए तो कहती है मुझको भी दे दो। तो उसको ये स्वप्न स्वप्न दिखाया जाता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे ससुराल से चंद्रहार आएगा। क्या आएगा? चंद्रहार आएगा। तो जब जालपा बड़ी होती है उसके अंदर जो बचपन से स्वप्न पलित होते हैं, अर्थात कि जो उपजे होते हैं स्वप्न उसके, जब वो बड़ी होती है तो उसके मन में बड़ी ही रोचकता आती है और वो सोचती है कि कितनी जल्दी उसकी शादी हो और उसको चंद्रहार मिल जाए पहनने के लिए, क्योंकि उसकी सखियों के पास चंद्रहार होता है। फिर क्या होता है जब शादी रमानाथ जी से हो जाती है, रमानाथ जी जो हैं वो भी छोटा मोटा जॉब करते हैं वो, तो उनके पास इतनी अर्थ की स्थिति अच्छी नहीं होती है कि वो चंद्रहार ला करके जालपा को दे सके। तो वो क्या करते हैं कि चंद्रहार जैसे तैसे लाते हैं उधारी करके ऐसे वैसे, और अंत में अपनी पत्नी का ही चंद्रहार वो चुरा लेते हैं और ले जा करके अपना उधारी जो चुकता कर देते हैं। इसमें और जो पत्नी है बड़ी दुखी होती है और रामानाथ को बहुत ही समस्या झेलने को देख इसमें दिखाई देता है। गबन पे मूवी भी बनी है दोस्तों, आप अवश्य देखिएगा। तो इस मूवी को जब आप देखेंगे तो वो कहानी पूरी की पूरी आपको मनोमस्तिष्क में एकदम बिल्कुल स्थायी हो जाएगी।
तो इस उपन्यास की कथा में मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है ये जो कहानी है। जो जब वो गबन कर लेता है तो उसको ये डर हो जाता है कि कहीं उसको पुलिस पकड़ के न ले जाए। पुलिस पकड़ के अगर लेके चली गई तो फिर उस मतलब वो बहुत डर जाता है जो रमानाथ है और वहां से भाग भी जाता है। तो आप इस उपन्यास को अवश्य पढ़िएगा समय निकाल करके। आगे हम देखते हैं कर्मभूमि। जो कर्मभूमि है, ये इसका नाम ही है कर्मभूमि। और यह जो है, हाँ, गबन कितने रुपए का करता है जो रमानाथ है, तो 31 रुपए का। याद रखिएगा कितने रुपए का, तो 31 रुपए का। अब कर्मभूमि की तरफ हम आते हैं। तो कर्मभूमि में क्या है? कर्मभूमि जो है 1933 की रचना है। कितने की रचना है? 1933 की रचना है। और इसमें क्या उन्होंने कहा है, जो प्रेमचंद जी हैं, वो बताते हैं कि यह जो है अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश करना तथा लगान लगान जो होता है, पहले लोग लगान लेते थे, तो लगान इत्यादि की समस्याओं को उजागर कर कर करके उन्होंने इस उपन्यास में जो समस्या थी, अछूत वर्ग की समस्या थी, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, आदि इत्यादि समाज की समस्याओं को उन्होंने दिखाते हुए इस उपन्यास को लिखा है, जिसका नाम है कर्म भूमि। तो कर्म भूमि इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? प्रेमचंद जी की। यह 1933 की रचना है। अब हम आगे देखेंगे। तो गोदान। गोदान जो है, यह 1936 की रचना है और इसे कृषक जीवन का महाकाव्य माना जाता है ना? कृषक जीवन का महाकाव्य किसे माना जाता है? तो गोदान को माना जाता है। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। यह जो है, गोदान जो है, इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें कृषक जीवन के संपूर्ण जीवन गतिविधियों को दिखाया गया है। एक किसान जो है, वह कैसे कैसे मजदूर बन जाता है। इस पर मैंने एक कविता भी मतलब लेखन किया था। आओ सुनाए आपको कहानी है गोदान की, मरते दम तक इच्छा पूरी हुई नहीं इंसान की। धनिया गोबर रूपा सोना खेत में करते काम की, दुर्दिन को वह पहुंच गया मजदूर बने किसान की। तो आज मैं बस इतनी ही पंक्ति आपको सुनाऊंगी। आगे कभी अवसर मिलेगा तो इस पर पूरी आपको स्पष्टीकरण दूंगी। तो यह जो गोदान है, इसमें होरी और जो उसकी पत्नी रहती है धनिया, उसका बड़ा ही मतलब यथार्थपूर्ण चित्रण दिखाया गया है। आदर्शोन्मुखी यथार्थ जो है वो प्रेमचंद जी के उपन्यास में दिखाई देता है। तो गोदान जो है, इसमें गोदान की इच्छा रखते रखते जो होरी है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उस अंत में जो गोदान दिया भी जाता है तो वह क्यों दिया जाता है? क्योंकि होरी की मुक्ति बन जाए। और होरी की बड़ी इच्छा रहती है कि वह किसान बन जाए और उसके पास गाय हो, और वो गाय जो है उसके खूंटे पर बंधी हो, जिससे उसके घर की शोभा बढ़ी रहे। तो उसके दो भाई भी रहते हैं, शोभा रहते हैं और हीरा रहता है। तो उसके भाई ही उसके गाय को जहर दे देते हैं, जिससे गाय मर जाती है। तो आगे बड़ी इस पर भी फिल्म बनी हुई है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। तो यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काऊ नाम से प्रकाशित हुआ। मित्रों, ये आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। ये तथ्य मैं बहुत ही परिश्रम से इसको प्राप्त की हूँ। तो इसको आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा कि इस पर जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, और वह क्या है, द गिफ्ट का ऑफ काऊ नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे हम देखते हैं। तो मंगलसूत्र। हाँ, जो होरी है उसको कितने रुपए का गोदान किया जाता है? तो 36 रुपए का। ये ध्यान रखिएगा, 36 रुपए की उसकी गोदान की जाती है। आगे हम चले तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। क्या है? अपूर्ण उपन्यास है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1948 है। यह प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? तो उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। और इसके प्रकाशन के संदर्भ में
अमृत राय प्रेमचंद जी के जीवनी में लिखते हैं। जो प्रेमचंद जी हैं उनके जीवनी में अमृत राय जी स्वतः लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ। अर्थात कि जब प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद यह जो है मंगलसूत्र, इसको किसने पूरा किया था? तो इसको पूरा किया था अमृत राय जी ने। ठीक है, उन्हीं के पुत्र थे अमृत राय। उन्होंने इस उपन्यास को पूरा किया था। तो इस प्रकार हमने प्रेमचंद्र जी के सभी उपन्यासों को बड़े ही सहजता से स्मरण कर लिया और उसका विश्लेषण के साथ हमने उसको देखा, पढ़ा और उसको समझा। इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य थे जो आपको सहज नहीं मिल पाते। हमने इसको बड़े ही परिश्रम से आप लोगों के लिए संग्रहित किया था। तो ये सब हमने आपको स्पष्ट कर दिया है मित्रों। और इस तरह हमने प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ा। अगले वीडियो में पुनः नए विषय का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया आप मेरे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए मित्रों। आपकी प्रतिक्रिया आने के बाद हो सकता है कि हम और भी तथ्यों को लेकर के आप लोगों के समक्ष आएं और हम प्रतीक्षा करेंगे। इन्हीं के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे मित्रों।